Hello students, class 12th, chapter number 1, solid state. Before starting this lecture, here is my small introduction. Myself, Aditya Shinde. I am your chemistry teacher. I completed my master degree with organic chemistry. I love to play chess. Today's topic is position of voids. हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स की पोजीशन के बारे में बात करने से पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ वॉइड्स। वॉइड्स किसे बोला जाएगा। हमने इसके आगे के लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया है कि कितने प्रकार के वॉइड्स होते हैं। हमने देखा था कि दो प्रकार के मेनली होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो वॉइड्स को हमने बताया था वहाँ पे किसी भी एटम यूनिट सेल में एटम को अरेंज करने के बाद आपको जो एम्प्टी स्पेस मिलती है, क्या आपको जो एम्प्टी स्पेस मिलेगी, इस एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलने वाले हैं, तो वॉइड बोलने वाले हैं। ठीक है ना। तो वॉइड की डेफिनेशन अगर आपको पूछी जाए तो क्या बोलना है, तो एम्प्टी स्पेस इन यूनिट सेल इज कॉल्ड वॉइड्स। वॉइड्स मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो 4 एटम से बनते हैं, जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो कितने एटम से बनते हैं, तो 6 एटम से बनने वाले हैं। ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं कि ये 4 एटम को किस प्रकार से हम अरेंज करेंगे, कि हमको टेट्राहेड्रल वॉइड मिलने वाला है। यहाँ पे मैंने एक एटम मैंने अरेंज कर दिया। ठीक है। ये जो मैं लाइंस दो रहा हूँ उसका मतलब है कि ये एटम जो होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर होगा, और इस एटम के ऊपर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 3 एटम की अरेंजमेंट और हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से 3 एटम की अरेंजमेंट हो जाने वाली है। ठीक है। तो देखो, इस अरेंजमेंट के बाद अगर आप ठीक से देख सको तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, एक एम्प्टी स्पेस दिखेगी आपको। ठीक है। एम्प्टी स्पेस दिखने वाली है। जो मैंने यहाँ पे रेड बॉल पेन से ड्रॉ किया है वो क्या है, उसका एम्प्टी स्पेस। तो ये हो जाएगा उसका टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसको मैं कैपिटल टी से क्या करने वाला हूँ, रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको पता चल गया टेट्राहेड्रल वॉइड किसे बोला जाएगा। वॉइड्स विच मेड फ्रॉम 4 एटम इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। वो कैसे बनते हैं, एटम्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम देखने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। 6 एटम की अरेंजमेंट के बाद जो हमें जो एम्प्टी स्पेस मिलती है उसको हमने बोला है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हम देखने वाले हैं कि 6 एटम को आप किस प्रकार से अरेंजमेंट करोगे। तो सबसे पहले तो देख लो कि ये एक लेयर में सभी एटम्स को मैं अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है। ये एक ही लेयर में है एटम सारे के सारे। ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाया है। अब क्या होगा, इस लेयर के ऊपर एक और लेयर बनता जाएगा एटम्स की अरेंजमेंट का। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो ये नीचे की लेयर में 3 एटम और ऊपर की लेयर में 3 एटम, इन 6 एटम को मिला के अभी हमें यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि कुछ एम्प्टी स्पेस मिली है। क्या मिली है, एम्प्टी स्पेस। इस एम्प्टी स्पेस को हमने बोला है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसको कैपिटल ओ से मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। क्या है, ये एम्प्टी स्पेस जो मिली उसको मैं कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है। अभी एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि मैंने मान लिया कि ये जो एटम है उसका सेंटर पॉइंट कुछ यहाँ पे है, उसी प्रकार से ये जो नीचे वाला एटम है, जैसे मैं ब्लैक बॉल पेन से दिखा रहा हूँ, जो ब्लैक एटम बॉल पेन से मैंने एटम दिखा है उसका एटम का सेंटर ये है। उसी प्रकार से ये जो एटम है उसका सेंटर कुछ यहाँ पे है, और जो ये एटम है उसका सेंटर यहाँ पे है। इन तीनों एटम को जोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से आपकी अरेंजमेंट हो जाएगी। उसी प्रकार से अभी ये जो ब्लू एटम है, ब्लू बॉल पेन से मैंने जो एटम दोया हुआ है वो उसका सेंटर मानो कि यहाँ पे है। इस एटम का सेंटर यहाँ पे है, और इस एटम का सेंटर यहाँ पे है। ठीक है। तीनों को मैं
जो क्या करूँगा, जॉइंट कर दूंगा एटम्स को, तो हमें जो ये एम्प्टी स्पेस मिली यहाँ पे, जो ये आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, एम्प्टी स्पेस। इसी एम्प्टी स्पेस को मैंने क्या बोला है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसको क्या बोला जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्या बोला जाता है उसको, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे पता चल गया कि वॉइड्स क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स किससे बोला जाता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किससे बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि इन वॉइड्स की पोजीशन देखने वाले हैं, इन वॉइड्स की पोजीशन के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जो लेने वाले हैं वो है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग हम लेने वाले हैं, जिसे हम CCP भी बोल सकते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसके आगे के लेक्चर में हम, लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था उसमें, लास्ट लेक्चर में हमने इसी की बात की थी। ठीक है, इस FCC को हम बोलते हैं ABC टाइप पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। क्या, ABC पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। ठीक है, जिसमें जो ये A लेयर होता है, जो यहाँ पे आपको A लेयर दिख रहा है, वो हमने क्या लिया था, तो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग हमने ली थी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो ये B है वो हमने क्या लिया था, वो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग करने के बाद जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहे थे उसको कवर करने के लिए हमने बी लेयर बनाया था। क्या, बी लेयर क्या करता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो बने हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो बने हैं उसको कौन कवर करता है, तो ये बी लेयर। ठीक है ना, ये बी लेयर क्या करता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर देता है। जबकि ये जो सी लेयर है, सी लेयर क्या करता है, तो ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स है, यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है उसको क्या कर देता है, वो कवर कर देता है। ठीक है, ओके। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन को देखने के लिए हम किसका यूज़ करने वाले हैं, तो FCC का। ठीक है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग की हम बात करने वाले हैं, उसमें हम टेट्राहेड्रल वॉइड की क्या करने वाले हैं, पोजीशन के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। ओके, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड हमें कहाँ पे मिलने वाले हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो हमें बॉडी डायगोनल पे मिलेगी। कहाँ पे, वो हमें मिलने वाले हैं बॉडी के डायगोनल पे, बॉडी डायगोनल पे हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, और एक बॉडी डायगोनल पे वो हमें 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, एक बॉडी, हमारे पास एक यूनिट सेल में 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, और उसी 4 बॉडी डायगोनल्स में से एक बॉडी डायगोनल्स पे हमें कितने मिलने वाले हैं, तो 2 वॉइड्स हमें एक बॉडी डायगोनल्स पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि पहले हम देख लेते हैं कि बॉडी डायगोनल किससे बोला जाता है। यहाँ पे मैं एक आपको सिंपल यूनिट सेल दिखा रहा हूँ, क्यूबिक यूनिट सेल मैंने दिखाया है। यहाँ पे जो ये एटम है, यहाँ पे जो ये फेज है, इस फेज का ये कॉर्नर वाला एटम, और जो ये फेज है, ठीक है ना, इसका ये कॉर्नर वाला एटम, ठीक है, इन दोनों कॉर्नर को जोड़ते हुए जो लाइन मिलती है हमें, ठीक है, जो लाइन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्योंकि वो बॉडी के, ये जो यूनिट सेल है उसके सेंटर में से, मतलब कि हमारे बॉडी के सेंटर में से पास हो रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, बॉडी डायगोनल। ठीक है, उसी प्रकार से हम अगर मैं दूसरा आपको एक यूनिट सेल दिखा दूं, ठीक है, तो उस यूनिट सेल के ये एक जो फेज है, उस फेज का ये कॉर्नर वाला आइटम और उसी फेज का ये कॉर्नर वाला आइटम, ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार से डायगोनल बनाएगा, तो ये फेज में से पास होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फेज डायगोनल। क्या बोलते हैं उसको, फेज डायगोनल हम बताते हैं। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स होते हैं वो आपको बॉडी के डायगोनल में मिलते हैं, और एक बॉडी डायगोनल पे वो हमें कितने मिलते हैं, तो 2 मिलते हैं। कितने, तो 2 मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया बॉडी डायगोनल क्या है, उसके बाद मैंने बताया कि फेज डायगोनल क्या है। अब हम देखने वाले हैं कि एक यूनिट सेल के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं।
एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं उसकी बात हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने एफसीसी लिया हुआ है, तो एफसीसी के बारे में हम देख लेते हैं। एक मैं सिंपल सा क्यूब में फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने बना दिया है, ठीक है, ओके। तो ये फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में हमें पता होता है एटम्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो कॉर्नर पे होते हैं। पहले तो ये समझ लो, सभी कॉर्नर पे आपको एटम्स मिलने वाले हैं, सभी कॉर्नर पे आपको एटम्स मिलने वाले हैं, ठीक है, ओके। उसके सिवाय और हमें कहाँ पे मिलते हैं, तो फेस के सेंटर में मिलते हैं। एफसीसी में हमारे पास कॉर्नर पे एटम होते हैं और फेस के सेंटर में भी एटम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फेस के सेंटर में भी सभी एटम को बता दिया है। अभी मैं अज्यूम कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि जो ये एफसीसी यूनिट है, यहाँ पे जो ये एफसीसी यूनिट है उसको मैं 8 स्मॉल क्यूब में डिवाइडेड करता हूँ। क्या करता हूँ, 8 स्मॉल क्यूब में मैं क्या कर देता हूँ, तो डिवाइडेड कर देता हूँ। अभी मैं उसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं इसको कुछ इस प्रकार से ज्वाइन करता चला जाऊँगा, ठीक है, ऐसा करता चला जाऊँगा। उसके बाद यहाँ से, ठीक है, स्केल का थोड़ा यूज़ कर लेते हैं, अच्छे से बन पाए इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है, उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ है, ठीक है, और ये इस, ठीक है, इस कुछ इस तरीके से, बाद में कुछ ऐसे। अगर इस तरीके की हम अरेंजमेंट करेंगे तो लास्ट में आप देखोगे कि हमें क्या मिलने वाला है। तो हमारा जो एक यूनिट सेल था 8 छोटे छोटे क्यूब में डिवाइडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 छोटे छोटे क्यूब में वो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाने वाला है, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पे थोड़ा हमारा गलती हो गया, देख लेना, ये नहीं आएगा, ओके। अभी ये एटम और ये एटम को भी हमें कनेक्ट करना होगा। लास्ट में आपको पता चलेगा ये सब मैं क्या कर रहा हूँ वो, ठीक है। ये एटम को भी हमें कनेक्ट करना होगा, इसी प्रकार से इस एटम को भी हमें क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, मतलब ये फेस का सेंटर ये मैं दिखा रहा हूँ अभी क्या है, तो ये है। उसी प्रकार का ये जो फेज़ है उसका सेंटर कुछ यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो ये फेज़ है उसका सेंटर ये हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं आपको इसी एक एटम में से, सॉरी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी हमारी रह गई है, देखो ये आ गया हमारा, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे 8 पार्ट में ये डिवाइडेड हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो, एक ये, यहाँ से आप चले गए नीचे, यहाँ से नीचे आ गए, उसके बाद ये ड्रॉ कर दिया, वैसे ही आपने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया, ये भी ड्रॉ कर दिया आपने, ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया। अब इसको कनेक्ट कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया, और आपने इसको भी क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो एक यूनिट सेल था वो एक छोटे से क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अभी मैंने बोला है कि एक एफसीसी यूनिट सेल को मैंने 8 स्मॉल क्यूब, ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है एफसीसी यूनिट सेल जो होता है छोटे छोटे 8 स्मॉल क्यूब से बना हुआ होता है। वो भी दिखाता हूँ कैसे। पहले तो ये एक छोटा सा मैंने दिखाया हुआ है, इस क्यूब के पीछे भी एक क्या होगा, क्यूब होगा छोटा सा, जो यहाँ पे आप देख ही सकते हो। मैं और ड्रॉ करूँगा तो पूरी डायग्राम बिगड़ जाएगी, इसके बाद हमें थोड़ा बहुत काम करना है इसके ऊपर, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा। ये जो क्यूब है उसके बाजू में भी एक होगा, उसी तरीके से ये जो क्यूब है उसके पीछे भी एक क्यूब होगा, ठीक है। और ये जो 4 नीचे क्यूब मिले उसके ऊपर और 4 क्यूब होने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा जो एक एफसीसी यूनिट था वो कितने पार्ट में कन्वर्ट हो गया, तो 8 स्मॉल क्यूब में क्या हो जाता है, तो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है वो बताओ।
देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ईच स्मॉल क्यूब हैव 4 एटम्स एट अल्टरनेट कॉर्नर। इसका मतलब क्या है कि जो ये स्मॉल क्यूब है उसके अल्टरनेट कॉर्नर पे, एक कॉर्नर को छोड़ के दूसरे कॉर्नर पे हमें क्या मिलने वाला है, एटम। और एक यूनिट, एक क्यूब के अंदर हमें नंबर ऑफ एटम कितने मिले हैं, तो 4। देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले मैं ये कॉर्नर पे एटम दिखाया था मैंने, ठीक है। ये कॉर्नर पे ये एक एटम है, ये कॉर्नर मैंने छोड़ दिया, उसके बाद में यहाँ पे एक एटम था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे एक कॉर्नर पे एटम नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक कॉर्नर छोड़ दिया तो वापस एक एटम आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे यहाँ इस कॉर्नर पे एक एटम है, ये कॉर्नर पे एटम रखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ पे एक दूसरा आ गया एटम, वापस यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ पे एक एटम आ गया। तो ये एक छोटा सा जो क्यूब है उसके अंदर कितने एटम है, 4 एटम्स हैं, ठीक है। अभी इन चारों एटम को यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो मैंने दिखाया था, ये जो एटम है, यहाँ पे जो एटम दिखाया है वो ये है। उसी तरीके से यहाँ पे जो एटम मैंने दिखाया हुआ है आपको, ये क्या है, ये। और ये जो तीसरा एटम है वो कौन सा है, तो ये है, ये क्या है, ये तीसरा एटम है। ये जो नीचे एटम मैंने दिखाया था वो यहाँ पे है। तो इन चारों की अरेंजमेंट करने के बाद इनको मैं स्ट्रेट लाइन से अभी आपको जॉइंट करके क्या दिखा रहा हूँ। अगर आप इनको स्ट्रेट लाइन से जॉइंट करोगे तो आपको एक टेट्रा क्या मिलेगा, टेट्रॉन आपको मिलेगा। एक क्या मिलेगा, टेट्रॉन आपको मिलने वाला है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था तो क्या हो गया, यहाँ पे आपका एक ये जो एम्प्टी स्पेस मिला होगा, वैसे ही यहाँ पे एक आपको एम्प्टी स्पेस मिलने वाली है। पहले तो ये समझो, ये जो ये शेप जो क्रिएट हुआ है वो कैसा है, टेट्रॉन जैसा होता है, टेट्रॉन जैसा। इसीलिए यहाँ पे जो ये वॉइड क्रिएट हुआ है उसको मैंने बोला है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या बोला है मैंने, टेट्राहेड्रल्स वॉइड्स। क्या किया, जो ये 4 एटम्स थे, एक ये जो क्यूब था उसके अंदर जो ये 4 एटम्स थे उसको मैंने स्ट्रेट लाइन से जॉइंट कर दिया तो आपको एक टेट्राहेड्रॉन शेप मिलेगा। और इन 4 एटम्स की अरेंजमेंट करने से जो ये फ्री स्पेस आपको मिलती है वो मैंने यहाँ पे दिखाई है क्यूब के अंदर। इसीलिए जो ये फ्री स्पेस मिली उसको मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड बताया है। क्या बताया है मैंने, टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने बताया है। तो ईच क्यूब में हमें, मतलब कि एक क्यूब में हमें एक टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, मिला है। ईच क्यूब गिव्स 1 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो एफसीसी के अंदर छोटे छोटे कितने क्यूब है, टोटल 8 क्यूब है। तो 8 क्यूब में हमें कितने मिलने वाले हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 8 मिलने वाले हैं। कितने, 8 मिलने वाले हैं। मतलब तो 8 स्मॉल क्यूब मिलके हमें एक यूनिट सेल मिलेगा। तो एक यूनिट सेल में, एफसीसी की एक यूनिट सेल में हमें कितने टेट्राहेड्रल वॉइड मिले हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हमें यहाँ पे मिले हैं। कितने मिले हैं, टोटल नंबर ऑफ 8 टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे हमें मिले हैं। तो आपको यहाँ पे एक दो चीज़ें पता चल गई है। टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन मैंने आपको बता दी है, बॉडी डायगोनल पे होती है। वो अभी कैसे बॉडी डायगोनल पे मिलती है वो इसके बाद हम डिस्कस करने ही वाले हैं। आपको पता होना चाहिए टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पे मिलते हैं। और एक एफसीसी के यूनिट सेल में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमें मिलते हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि बॉडी डायगोनल पे हमें कैसे मिलेंगे, बॉडी के डायगोनल पे हमें कैसे मिलने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वापस एक छोटा सा मैं एफसीसी का क्यूब, एफसीसी 2 देता हूं मैं आपको। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आपको दिखा देता हूं यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे ये जो छोटा सा क्यूब है उसमें ये कॉर्नर का आइटम, ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ये फेज़ है हमारा, जो ये फेज़ है उस फेज़ का सेंटर्ड का आइटम मैंने कनेक्ट किया है, तो वो भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। उसी प्रकार से जो ये फेज़ है उसका मैंने क्या दिखाया है, आपका फेज़ का सेंटर मैंने कनेक्ट किया है इस आइटम से, तो वो भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, जो ये फेज़ है, ये आगे वाला जो फेज़ है उसका क्या है, उसका फेज़ का सेंटर में जो एटम था वो भी मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो वो भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ,
ठीक है। तो अभी क्या हो गया, यहाँ पे हमें मिल जाएगा कुछ इस प्रकार का शेप हमें मिलता है जिसे हम टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। और उस टेट्राहेड्रॉन की वजह से पहले तो ये समझ लो, ये जो FCC है उसका बॉडी डायगोनल मतलब ये एटम, और यहाँ इस कॉर्नर में जो एटम है, ठीक है ना, इस कॉर्नर में जो एटम है उसका बॉडी डायगोनल कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये आप मैंने ड्रॉ कर दिया आपका बॉडी डायगोनल। तो इन 4 एटम की वजह से, क्या बोला मैंने, इन 4 एटम की वजह से जो वॉइड हमें मिला, है वो कहाँ पे मिला, तो यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें मिल गया। वैसे ही अगर मैं इस कॉर्नर की बात करता हूँ तो ये मैंने यहाँ पे दिखाया, तो ये इस कॉर्नर में जो ये एटम है, ये जो फेज़ है उसका ये एटम, तो यहाँ पे मैंने दिखाया ये फेज़ का सेंटर में जो एटम है वो, उसी प्रकार जो ये यहाँ पे मैं फेज़ दिखा रहा हूँ उसका सेंटर में एटम, ये एक सेंटर में एटम, और ये जो पीछे वाला फेज़ है उसका सेंटर का ये एटम, तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया है आपको दिखा दिया है। इसको भी मैं अगर स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब कि इसकी इस प्रकार की एटम की आप अरेंजमेंट करोगे यूनिट सेल के अंदर, तो आपको फिर से एक क्या मिलेगा आपको टेट्राहेड्रॉन मिलेगा, और उसकी वजह से वापस आपको फेज़ के सेंटर में ही क्या मिलने वाला है, आपको इस फेज़ के सेंटर में नहीं, बॉडी के डायगोनल में ही आपको क्या मिलेगा, वॉइड मिलने वाला है। यहाँ पे जो मैंने ये दिखाया है ये क्या है, हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये भी हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। जो ये मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ की, ये जो लाइन ड्रॉ की है वो हमारा बॉडी डायगोनल है। तो हमें ये पता चला कि जो हमारा बॉडी डायगोनल होता है, इस बॉडी डायगोनल को मैं यहाँ पे वापस दिखा रहा हूँ, ये हमारा बॉडी डायगोनल है। ठीक है, ये बॉडी डायगोनल है हमारा। ठीक है, चलो ये मैंने दिखा दिया बॉडी डायगोनल। ठीक है, इस बॉडी डायगोनल में यहाँ पे कॉर्नर से इस डिस्टेंस पे हमें क्या मिलता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलता है, टेट्राहेड्रल वॉइड मिलता है। उसी प्रकार इस कॉर्नर के एटम से यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे हमें एक दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड मिलता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। तो अभी हमें ये पता चल गया कि यूनिट सेल के बॉडी डायगोनल पे हमें एक बॉडी डायगोनल पे 2 क्या मिलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं। ये हमें पता चल गया। अब हम फाइंड करने वाले हैं जो ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर से ये जो वॉइड है उसमें जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, हम उसकी कुछ बात करने वाले हैं। क्या बोला मैंने, ये इस कॉर्नर से ये जो वॉइड है उसका डिस्टेंस कितना है, हम उसकी कुछ बात करने वाले हैं। तो हमने जो अपना जो FCC की डिस्कशन किया था, तब मैंने बताया था जो बॉडी डायगोनल होता है उसकी ये जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो 4r जितनी होती है। कितनी, 4r जितनी होती है। ठीक है, और हमारे पास FCC का रेडियस और एज लेंथ के बीच में जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि रेडियस इज इक्वल टू √3a/4। तो मैं अगर 4r बराबर लिखना चाहूँ तो √3a आ जाएगा, 4r इज इक्वल टू √3a आ जाएगा। तो यहाँ पे 4r इज इक्वल टू √3a हो जाता है। मतलब कि ये जो बॉडी डायगोनल होता है वो कितना होता है, तो √3a के बराबर होता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो हमारा बॉडी डायगोनल है, इसी बॉडी डायगोनल को इक्वल डिस्टेंस में, मतलब कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पर चारों के चारों पार्ट्स कैसे होते हैं, एक ही तरीके के होते हैं। मतलब एक यहाँ से यहाँ, उसके बाद यहाँ पे एक वापस मैं बता देता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, और ये चौथा पार्ट हो गया। ठीक है ना, 1 2 3 4 पार्ट्स यहाँ पे हमें मिल गए हैं। ठीक है ना, तो अगर ये पूरा बॉडी डायगोनल की लेंथ जो है √3 है, तो इतना कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वहाँ तक का कितना हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा वो √3a/4। क्यों a/4 आ गया, क्योंकि जो पूरा डिस्टेंस था उसको हमने इक्वल 4 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, इक्वल 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया था, इसीलिए ये √3a/4 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, तो √3a/4। तो यहाँ तक हमारा पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। टेट्राहेड्रल वॉइड्स बॉडी के डायगोनल पे मिलते हैं, वो मैंने कैसे मिले हैं वो यहाँ पे मैंने डिस्कशन कर दिया है। अगर आपको पता नहीं चला है तो एक बार और रिवाइंड करके देख लो कैसे यहाँ पे बॉडी के डायगोनल में मिला है।
ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एफसीसी के एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद ये जो कॉर्नर का एटम होता है, कॉर्नर के एटम से ये जो वॉइड है उसका डिस्टेंस कितना होता है, तो √3a/4 जितना होता है। कितना होता है? √3a/4 जितना होता है, ठीक है। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन के बारे में। पहले तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें मिलते कहाँ पे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो हमें बॉडी के सेंटर में मिलते हैं। बॉडी के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें कितने मिलते हैं, तो 1 मिलता है। कितना मिलता है? 1 मिलता है। और एज के सेंटर में हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने एक तो बॉडी के सेंटर में मिलते हैं और दूसरा जो मिलता है वो एज के सेंटर में मिलता है। एज के सेंटर में हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो कितने मिलते हैं, तो 3 मिलते हैं, ठीक है ना। एज के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो कितने मिलते हैं? 3। हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि भाई बॉडी के सेंटर में हमें कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं। हम उसके बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो हमें 6 एटम की वजह से मिलते हैं। 6 एटम की अरेंजमेंट होने के बाद जो फ्री स्पेस मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हम उसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक वापस एफसीसी का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको एटम को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये कॉर्नर वाला एटम, ये भी कॉर्नर का एटम, ये, ठीक है। ये सारे क्या है, तो हमारे कॉर्नर के एटम है। उसके बाद ये फेस के सेंटर में एटम, फेस के सेंटर में, इस फेस के सेंटर में, इस फेस के सेंटर में, ये जो हमारा फेस है उसके सेंटर में एक एटम, और जो ये हमारा फेस है उसके सेंटर में एक एटम हमने दिखाया है। अभी जो बॉडी सेंटर में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं उस किसकी वजह से मिलते हैं, तो 6 एटम जो फेस के सेंटर में होते हैं उन 6 एटम की वजह से हमें बॉडी के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं। कैसे? तो देखो, हमने सभी फेजेस के ये जो फेजेस पे हमने जो एटम अरेंज किए हुए हैं उसको मैं कुछ इस प्रकार से क्या कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। बाद में मैं आपको इसका डे टू डे लाइफ का भी एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे आप बहुत इजीली समझ पाओगे, ठीक है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इस एटम को इसके साथ, बाद में इसको इसके, ऐसे अरेंज करता जाऊंगा, कनेक्ट करता जाता हूँ मैं, ठीक है। इसको इसके साथ, इसको भी इसके साथ कनेक्ट किया, ये इसके साथ हो गया और ये इसके साथ हो गया। अभी ये अरेंजमेंट के बाद अगर आप थोड़ा अच्छे से देख पाओ तो यहाँ पे आपको फ्री स्पेस मिलती है। यहाँ पे आपको ये इसके बीच में आपको फ्री स्पेस मिली है। तो इसी फ्री स्पेस में, ठीक है, 6 एटम की वजह से फ्री स्पेस हमें मिल रही थी, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोला है। इसको अगर आपको डे टू डे लाइफ में देखना है, अभी आपको देखना है, तो मान लो कि जहाँ पे भी आप पढ़ के ये वीडियो को देख रहे हो उसके सामने एक दीवार है, उस दीवार के सेंटर में एक एटम है। उसी तरीके से आपके पीछे एक दीवार होगी, उसके सेंटर में एक एटम है। उसी तरीके से आपके दाई और एक दीवार है, उसके सेंटर में, बाई और एक दीवार है, उसके सेंटर में, और ऊपर की और दीवार है, उसके सेंटर में एक एटम है, और नीचे की ओर जो दीवार, नीचे की ओर एक सेंटर में एक और एटम आपने रखा हुआ है। एटम मतलब कि जैसे कुछ स्पीयर जैसा, एक गोला जैसा आपने कुछ रखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो उस अरेंजमेंट के बाद आप क्या करते हो, आप कहाँ पे बैठे हो, जो रूम है आपका उसके एग्जैक्ट कहाँ पे बैठे हो, सेंटर में बैठे हो। वहाँ पे क्यों बैठ पाए आप, क्योंकि वहाँ पे क्या थी, फ्री स्पेस थी। उन सब एटम्स की अरेंजमेंट के बाद भी फ्री स्पेस आपको कहाँ मिली, तो बॉडी सेंटर में मिली। कहाँ के, आपका जो पूरा रूम होता है उसके सेंटर में आपको मिलती है, ठीक है ना। इसी वजह से अगर आपके रूम में मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाना चाहूँ तो आपके रूम के एग्जैक्ट सेंटर वाला जो पॉइंट होगा वहाँ पे आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है ना। तो बॉडी सेंटर में कैसे मिलते हैं वो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है जिससे आप अच्छे से नोट बना पाओ। मैं डायरेक्ट समझा सकता था पर आपको अच्छे से नोट बना पाओ, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पहले लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
तो बॉडी सेंटर्ड में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के लिए कौन हेल्प करता है, तो फेस सेंटर वाले 6 एटम। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं एज सेंटर में जो एटम है, एज सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे क्रिएट होते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो वापस मैं एक आपको छोटा सा यूनिट सेल ड्रॉ करके दिखाता हूँ एफसीसी का। ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया है। ठीक है, उनके सेंटर में कॉर्नर में मैं आपको एटम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये एफसीसी का सेंटर, ये ठीक है, ये इस फेस का सेंटर, ये भी इस फेस का सेंटर, इस फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर यहाँ पे, उसी प्रकार इस फेस का सेंटर यहाँ पे, और इस फेस का सेंटर कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होने वाला है। जैसे कि हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो कितने एटम से बनते हैं, तो 6 एटम से बनते हैं। कितने एटम से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं, तो 6 एटम से। तो एज के सेंटर मतलब जो ये हमारी एज है, पहले आपको बता दूं, जो ये हमारा यूनिट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस जो होती है वो 12 होती है, वो हमने आगे भी देखा हुआ है। और इस फेज के सेंटर में अगर मैं एक एटम रखता हूँ तो उस एटम का कितना पार्ट पार्टिसिपेट करता है इस यूनिट सेल में, तो 1/4 पार्ट। ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले ही कि क्या बोला, जो ये एज होती है वो टोटल कितनी होती है, तो 12 होती है। उसके फेज के सेंटर में अगर मैं एटम रखता हूँ तो उस एटम का कितना पार्ट इस यूनिट सेल में क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, तो 1/4 पार्ट। कितना पार्ट, तो 1/4 पार्ट। ठीक है, अभी देखते हैं, इस एज को लेके हम बात करने वाले हैं कि इस एज जो यहाँ पे जो फेज है, यहाँ पे जो ये एज है, उसके सेंटर में एज के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे क्रिएट हो गए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो हमें पता है कि 6 एटम होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होने के लिए। तो जो ये हमारा यूनिट सेल है उसमें से दो कॉर्नर वाले एटम, मतलब को ये जो एज लिया है उसके ये 2 कॉर्नर वाले एटम पार्टिसिपेट करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद कौन पार्टिसिपेट करेंगे, तो 2 फेज सेंटर के एटम पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मतलब कि ये जो हमारा फेज है उसके सेंटर में जो ये एटम है वो पार्टिसिपेट करेगा, और जो ये फेज है उसके सेंटर में जो एटम है वो पार्टिसिपेट करने वाला है। ठीक है, और बाकी के जो 2 एटम होते हैं वो एडजेसेंट यूनिट सेल, कहाँ पे, वो क्या होते हैं, तो एडजेसेंट यूनिट सेल। एडजेसेंट मतलब कि जो ये यूनिट सेल है उसके बाजू में जो यूनिट सेल और होगा उसके एटम हम क्या करने वाले हैं, कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं वॉइड्स को बनाने के लिए। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने ये फेज का सेंटर रखा है, उसी के बाजू में ऐसा ही एक यूनिट सेल होगा, उसके फेज का सेंटर भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। वैसे ही उसका ये उसी तरीके का यहाँ पे ये जो है यूनिट सेल है उसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा। ठीक है, उस यूनिट सेल का इस तरीके का एक फेज होगा, और उस फेज का यूनिट सेल मैंने उस फेज में जो एटम होता है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। अभी देखते हैं कि कैसे वॉइड्स क्रिएट होता है। ठीक है, कैसे वॉइड्स बनने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक तो ये कुछ इस तरीके से आप क्या कर दो, कनेक्ट कर दो एक दूसरे के साथ सभी एटम्स को। बाद में इस एटम को इसके साथ, इस एटम को इस एटम के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, बाद में इस एटम को इसके साथ, इस एटम को इसके साथ, इस एटम को इसके साथ, और इस एटम को इसके साथ आपने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है एक स्ट्रेट लाइन से। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे देखो फ्री स्पेस मिली है। ये कहाँ पे मिली, ये एज का सेंटर है ना, एज सेंटर पे आपको मिल गया। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि एज के सेंटर पे आपको कैसे मिलेगी। ठीक है ना, तो ये इन 6 एटम की वजह से आपको एज के सेंटर में क्या मिल गया, एक वॉइड मिल गया। क्या मिल गया है आपको, एक वॉइड मिल गया है। इस वॉइड का 1/4 पार्ट क्या करेगा, हमारा जो ये एफसीसी यूनिट सेल है उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स 12 होते हैं। उस 12 का टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है, तो 12 होती है। और एक एज पे जो वॉइड है उसका 1/4 पार्ट
इस यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड हमें इस यूनिट सेल में कितने मिलने वाले हैं? 3। तो फेज सेंटर की वजह से हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने मिलेंगे? तो हमें मिलने वाले हैं 3। ठीक है ना? ठीक है, तो अभी हमने बात कर ली कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बॉडी के सेंटर में 1 और ऑक्टा एज के सेंटर में 3। इस प्रकार से हमें टोटल वॉइड कितने मिलते हैं एफसीसी यूनिट में? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने मिलते हैं? 4। कितने मिलते हैं? तो हमें 4 मिलते हैं। ठीक है ना? ठीक है, अभी एक यहाँ पे मैं आपको बात करता हूँ, वो एक समझ लो। हमने क्या लिया था? एफसीसी लिया था। एफसीसी में यूनिट सेल एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 4। मतलब को इसको मैंने आगे के लेक्चर में आपको बताया था, रैंक को हमने क्या बोला था? एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। उसी प्रकार एफसीसी के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? एफसीसी के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे पास होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? तो n होते हैं। कितने? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। और उसी प्रकार एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे पास कितने होते हैं? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है ना? कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने? तो 4 होते हैं। मान लो कि एफसीसी का जो पर एटम पर यूनिट सेल है, जो एटम पर यूनिट सेल मतलब जो रैंक है, उसको मैंने मान लिया कि वो कितना है? n जितना है। ठीक है, तो उस एफसीसी में हमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने मिलने वाले हैं? ट्वाइस n, मतलब जो एटम पर यूनिट सेल होगा उससे 2 गुना, मतलब 2 टाइम्स मिलने वाले हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने मिलने वाले हैं? तो n, मतलब 1 गुना मिलेगा। ठीक है ना? जितने हमारे एटम पर यूनिट सेल हो गए उतने ही हमें क्या मिलने वाले हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने आपको बॉक्स दिखाया हुआ है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्या बोला जाएगा कि मैंने आपको एक यूनिट सेल दे दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको कुछ एक यूनिट सेल दे देंगे। ठीक है, उस यूनिट सेल में बोल दिया कि आपका जो यूनिट सेल होता है उसमें पर यूनिट सेल मतलब जो रैंक होता है वो रैंक की वैल्यू कुछ बोल दिया कि 6 है। पर यूनिट सेल आपने कितने एटम पर यूनिट सेल आपका एटम कितने है? तो 6 है। आपको बोला गया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होने वाले हैं। तो हमने अभी फाइंड किया है कि यूनिट सेल में पर यूनिट सेल जितने एटम होते हैं उससे 2 गुना क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसी यूनिट सेल में। ठीक है ना? जो भी यूनिट सेल है उसके पर यूनिट सेल जो एटम होते हैं वो मानो कि z जितने n जितने हैं। ठीक है, तो आपको बोला कि उसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं? तो 2n। ठीक है, उसी प्रकार आपको पूछा कि उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं? तो n। ये अभी हमने साबित किया हुआ है। यहाँ पे मैंने दिखाया एफसीसी आपने लिया था। एफसीसी के अंदर पर यूनिट सेल एटम कितने होते हैं? 4। आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आए? वो भी 4 आए। और एफसीसी में आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना आए? तो 8 आया। ठीक है ना? एफसीसी में पर यूनिट सेल एटम 4 होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होते हैं, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं 4। मानो कि मैंने इसको n मान लिया तो ये ट्वाइस n हो जाता है और ये हो जाता है n। ठीक है ना? तो आपको इतना ही मानना है। इसका मतलब है कि एक यूनिट सेल है जिसमें एक यूनिट सेल में अगर एटम n है तो उसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स ट्वाइस n हो गए और उसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए n। अभी आपको n की वैल्यू दे दी जाएगी, इससे आप इजीली पता लगा सकते हो कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो 2n कितने होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, वो आप इजीली पता लगा सकते हो। मैंने पूछा यहाँ पे ये जो यूनिट सेल है उसमें पर यूनिट सेल एटम 6 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने? 12 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने? तो 6। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पोजीशन क्लियर हो गई है। वॉइड्स की पोजीशन कौन कौन सी है वो भी क्लियर हो गई। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे मिलते हैं, एफसीसी के यूनिट सेल में कितने होते हैं वो भी पता लगा दिया। डिस्टेंस कितना होता है वो भी पता लगा दिया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कहाँ पे हमें मिलते हैं वो भी हमने पता लगा दिया। उसके बाद एजेस के सेंटर में हमें कैसे मिलते हैं वो भी हमने पता लगा दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा सब क्लियर हो गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हुआ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि एनायन की जो साइज़ होती है वो कंपेयर टू कैटायन क्या होती है? ज़्यादा होती है। और जिसकी ज़्यादा साइज़ होती है जो बिगर आयन होगा वो क्या करेगा? पैकिंग फॉर्म करेगा।
ठीक है। और जो स्मॉल होता है मतलब स्मॉल आयन मतलब जो कैटायन होता है वो क्या करता है, तो वॉइड्स की जो फ्री स्पेस होती है उसको क्या करता है, वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है। Like and share my videos with your friends. Also, give your valuable comments. Subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thanks for watching.